नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कुमार और आज आप मुझे देख रहे हैं कौन बनेगा मेरा गेस्ट हमारी लाइफ अनफोल्डेड पॉडकास्ट चैनल में। लाइफ अनफोल्डेड में मेरे मेहमान बनने आई हुई है डॉक्टर नेहा वशिष्ठ। डॉक्टर नेहा वशिष्ठ पिछले 20 साल से योगा के माध्यम से सारे विश्व में योगा के कई सारे ट्रीटमेंट वगैरह भी की, योग के माध्यम से जो कहीं ना कहीं साइंस भी जो है उसमें चुक रहे थे। तो आइए आज हम बात करते हैं डॉक्टर नेहा वशिष्ठ जी से कि उन्होंने योग के माध्यम से किस तरह की बीमारियों को ठीक किए हैं और किस तरह के समस्याओं जो योग के माध्यम से उनको ठीक किया जा सकता है। आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट, हमारी मेहमान डॉक्टर नेहा वशिष्ठ। नेहा मैम, आपको हमारी पॉडकास्ट चैनल में स्वागत है। बहुत मेहनत से और बहुत दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि आपको हमारे पॉडकास्ट चैनल में इनवाइट करें, लेकिन आपकी व्यस्तता के कारण हम लोग टाइम से नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आपका बहुत बहुत आभार है हम लोग कि आपने अपनी व्यस्तता में से कुछ समय आपने हमें दिया और हमारे पॉडकास्ट में आप हमारे मेहमान बन के आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत खुश हूँ, आपके साथ पॉडकास्ट मेरा शूट हो रहा है और बहुत एंथुसियास्टिक भी हूँ। नेहा मैम, आप देख ही रहे हैं आज के डेट में जहाँ पे साइंस इतने तेजी से ग्रो कर रहे हैं और इसके साथ और इसके बावजूद भी जो है लोगों में कई सारे इश्यूज वगैरह आते हैं, हेल्थ में चैलेंजेस हैं, है ना। खास करके लेडीज़ में देखा जाए तो कम उम्र में कई सारे इश्यूज वगैरह चलते आ रहे हैं, जिसमें जहाँ पे साइंस काम नहीं कर पा रहा है वहाँ पे योगा के माध्यम से देख रहे हैं आज जो है काफ़ी तेज़ी से जो है लोग में अवेयरनेस भी आ रहे हैं। अब पहले तो क्या होता था कि सर दर्द हो जाए तो मेडिसिन खा लो, पेट दर्द हो जाए तो मेडिसिन खा ले, है ना। लेकिन अब लोगों में एक अवेयरनेस आ गया है कि मेडिसिन जो है कुछ सर्टेन टाइम के लिए तो नो डाउट बेनिफिशियल है, लेकिन लॉन्ग टर्म यदि देखा जाए तो मेडिसिन से ज़्यादा है कि आप फिजिकली क्यों ना एक नेचुरल वे से आप अपने शरीर को अच्छा कीजिए, है ना, अच्छा बेहतर बनाइए, खान पीन स्वस्थ कीजिए अपना, जिससे कि आप अपना हेल्थ को अच्छा बनाएं। तो योगा को आप किस नज़र से आप देख रहे हैं मैम? लोगों को आप किस तरह से सलाह देना चाहेंगे कि योगा के माध्यम से लोगों का हेल्थ कैसे अच्छा बेहतर बन सकता है? देखिए, योग जो है इसको मैं कोई वर्कआउट नहीं मानती, एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे मैं साइंटिफिक रीजन भी आपको दे सकती हूँ। सबसे पहले इसी पे आते हैं कि वो एक्सरसाइज क्यों नहीं है। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तब हमारा पूरा ध्यान मसल्स पे होता है, ठीक है, और मसल्स पे किस तरीके से क्या करना है इस पे हमारा फोकस रहता है, राइट। लेकिन वो जो वर्कआउट आता है सिंपैथेटिक वर्कआउट की कैटेगरी में आता है। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। हम जो भी ऐसा वर्कआउट करते हैं वो ऐसा वर्कआउट जो बगैर ब्रेथ के साथ हो रहा है, जिस पे हमने अपनी सांस पे कोई ध्यान नहीं लगाया है, वो वर्कआउट सिंपैथेटिक वर्कआउट की कैटेगरी में आ जाता है। और योग ही अकेला ऐसा वर्कआउट है, आप कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, वही एक ऐसा वर्कआउट है जो सांस के साथ होता है। यानी कि अगर आपने सिंपैथेटिक काम किया तो आप अपने पैरासिम्पैथेटिक पे भी काम कर रहे हैं। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में सिंपैथेटिक ने एनर्जी बढ़ाई और पैरासिम्पैथेटिक ने उससे बढ़ी हुई एनर्जी को बैलेंस किया। जब प्रोसेस बढ़ के अपने बैलेंस सिचुएशन में आते हैं तभी बॉडी के अंदर अच्छे अच्छे चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से मैं योग को एक रिसर्च मानती हूँ, क्योंकि योग वो एक जीवन जीने की कला है। अगर हम योग को एज अ रिसर्च उसके सारे टूल्स को अगर हम अपनी बॉडी में अडेप्ट कर ले तो हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते। सबसे बड़ी बात देखिए, आपने जैसे बोला किसी को सर दर्द हुआ, उसने दवाई खा ली। अगर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करूं, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हुआ, डॉक्टर के पास गई, उन्होंने हार्मोन के उनको दवाई दिया, इंजेक्शन दिया, ये हो गया। तो उसमें क्या होगा, वो हार्मोन या वो दवाई ऐसा काम करेगी कि बॉडी में आर्टिफिशियल तरीके से उसे प्रिक करके डाल दिया गया। तो बॉडी को एक मैसेज जाता है उस पर्टिकुलर ग्लैंड को कि वो ग्लैंड को जब लगता है कि मेरे पास कमी है तब वो हार्मोन सिक्रेट करेगा। जब देखेगा वो ब्लड में कमी है नहीं तो ग्लैंड वो हार्मोन सिक्रेट करना बंद कर देगा। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो ग्लैंड पैसिव हो जाएगा, यानी कि इंसान एडिक्टेड हो गया दवाई का, कि अब वो बगैर दवाई के रह नहीं पाएगा। इसीलिए दवाई ना करें, योग करें। वेरी गुड।
बहुत ही अच्छा आपने योग के बारे में बताया और नेचुरल थेरेपी के बारे में भी आपने बहुत ही अच्छा से इन्होंने कई अच्छे सरल शब्द में आपने समझाया। तो मैम आज जो है हमारे योग का कुछ इश्यूज वगैरह जो मतलब योग के माध्यम से जो हम जो ट्रीटमेंट वगैरह चल रहे हैं, तो हमारे कुछ श्रोताओं का कुछ क्वेश्चंस वगैरह हमारे पास आए थे, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आजकल फैटी लीवर एक आम लेकिन खतरनाक समस्या बनती जा रही है। आपके अनुभव में योग, आहार और माइंडफुलनेस के जरिए फैटी लीवर को नेचुरल रिवर्स करना कितना संभव है और किन गलत आदतों से सबसे पहले बचना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। देखिए, फैटी लीवर होता कैसे है, कहने का मतलब जिन लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाने पीने पे उनका कंट्रोल नहीं है और ऐसा ऑयल वो यूज कर रहे हैं जो डाइजेस्ट तो नहीं हो रहा है बट बॉडी में जहां तहां जाके चिपक रहा है। तो ऐसे लाइफस्टाइल वाले लोगों के लीवर के अंदर उसके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है और कुछ टाइम के बाद ये एक फैटी लीवर की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो हमें काम क्या करना है कि जब हम अपनी बॉडी के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और ऐसे मैकेनिज्म पे काम करते हैं जो अपना पैसिव हो रखा है, उसको जब हम एक्टिवली मूवमेंट देना शुरू करते हैं, जैसे कि अपनी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज बढ़ाएं, जिसके लिए हमारे प्राणायाम बड़े इफेक्टिव होते हैं, जैसे कि हो गया भस्त्रिका, कपालभाति की काफ़ी सारी वेरिएशंस होती हैं। ये बेसिक कुछ प्राणायाम है, इनके बढ़ाए जाएं। साथ के साथ सबसे इफेक्टिव जो होता है जिसे हम यौगिक कार्डियो वर्कआउट कहते हैं, विच इज कॉल्ड सूर्य नमस्कार, उसकी अगर प्रैक्टिस करी जाए तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमें रिजल्ट्स आने लग जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे फैटी लीवर के केसेस हैं जो हमने सॉल्व करे हैं, डॉक्टर ने कहा था कि नहीं हो पाएगा, होल लाइफ मेडिसिन खाई है, वो तक भी हमने केसेस सॉल्व करे। ओके, दैट्स ग्रेट, लवली मैम। मैम एक और क्वेश्चन है, ये बहुत सी महिलाएं डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद वजन कम नहीं कर पाती, क्या इसका कारण हार्मोन असंतुलन, PCOS या मानसिक तनाव हो सकता है? ऐसे में आपका होलिस्टिक वेट ऑफ अप्रोच क्या होगी? देखिए, यस, इसमें डिपेंड करता है कि सबसे पहले एज, अगर वो टीन एज में है, ठीक है, टीन एज में और प्यूबर्टी की एज पे आ गई है तो बॉडी में ड्रास्टिकल चेंजेस होते हैं, तो हॉर्मोन्स बढ़ते हैं, तो सेल्स फूलने लग जाते हैं। ऐसे केस के अंदर अगर लड़की का लाइफस्टाइल खराब है, यानी कि वो पिज्जा, बर्गर, पेप्सी ये सब ज्यादा ले रही है, उठने बैठने का टाइम नहीं है, तो उसमें क्या होगा, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग शुरू हो जाएगा, सेल्स फूलने लग जाएंगे और बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन सिक्रेट होंगे जो वेट बढ़ाने लग जाते हैं। और उस टाइम पे अगर कोई लड़की डाइट का पार्ट कर ले तो उसमें डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। यही सिनेरियो एप्लीकेबल होता है हर एज ग्रुप पे, लेकिन जब लेडी थोड़ी बड़ी एज पे आ जाती है, जैसे कि बोले 30s में आ गई है, अगर उसने कंसीव भी कर लिया, फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, उसके बाद का भी फैट होता है, ठीक है, वो फैट भी कहीं वो होता है पोस्ट प्रेगनेंसी का फैट, तो उसके अंदर स्पेशल पोस्ट प्रेगनेंसी का वर्कआउट किया जाता है, तो लेडी उससे वेट लॉस करती है। और एक और कैटेगरी होती है ओबेसिटी की, जैसे कि थायराइड। अगर किसी को थायराइड हो गया है और वो भी हाइपोथायराइडिज्म है, उसका वेट बढ़ने लग गया है, अब जब उसका वेट बढ़ने लग गया, वो दवाई खा रही है, अब वो आपको कह रही मैंने मैडम दिन में एक ही रोटी खाती हूँ और मैं पानी खूब ज्यादा पीती हूँ, तला भुना नहीं खाती, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डाइट में तो है ही नहीं, उसके हार्मोन्स ही ऐसे सिक्रेट हो रहे हैं जो उसके सेल्स को फुला रहे हैं, फैट को नहीं बढ़ा रहे। ऐसी बॉडी क्या होती है, बल्की होती है, हल्की होती है, देखने में मोटी लगेगी गुब्बारे जैसी, लेकिन उसमें जान प्राण नहीं होता है, तो यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंसिंग। सही बात है, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूंगी कि हर लेडी को मेरी एक सजेशन है कि मेनार्क टू मेनोपॉज योग को करे, और अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है तो अपने सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन्स पे काम करे, वो है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोलैक्टिन, मल्टीपल हार्मोन्स हैं, इन पे काम करें। और देखिएगा, क्योंकि डीजनरेशन के फेजेस होते हैं, जैसे कि हुआ 28, 29, 30, 31, 32, ऐसे ही 37, 38, 39, 40, 41, 42, ऐसी 50s में होता है। इन फेजेस पे अगर लेडीज अपना ध्यान रख लें तो वो पतली भी हो जाएंगी और यूट्रस भी उनका बच जाएगा। वही लेडी का यूट्रस रिमूव होता है 40 के पास,
जब इस फेज में जो लेडी अपना ध्यान नहीं रखती। सही बात है। आज की डेट में जो मैम देखते हैं ना कि काफी सारे व्यस्तता भी हैं लोगों में, है ना, व्यस्तता की वजह से भी कहीं ना कहीं उनकी खान पीन में जो है समस्या वगैरह आई रहती है ना। आपने बहुत अच्छे शब्द में आपने समझा है और मुझे लगता है हमारी श्रोताओं को काफी अच्छा इनको जो है सजेशन मिला होगा और मैडम की बात को ये जरूर मानेंगे। मैम एक और क्वेश्चन है कि आपने वैदिक कंसेप्शन को आईवीएफ का नेचुरल विकल्प बताया है। कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं कि प्राकृतिक गर्भधारण के लिए शरीर, मन और जीवन शैली को कैसे तैयार किया जा सकता है, खासकर उन दंपतियों के लिए जो निराश हो चुके हैं। देखिए, कंसीव करना एक होता है कि आपने जल्दी कंसीव कर ले, एक होता है बहुत टाइम से ट्राई करें, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट्स सोचने का विषय तब आता है जब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है हस्बैंड वाइफ की, लेकिन फिर भी लेडी कंसीव नहीं कर रही है। इसका मतलब इस बात को आप ऐसे समझिए कि यहाँ स्विच है, ट्यूबलाइट यहाँ पे है, ठीक है, स्विच पे फोकस नहीं करें, ट्यूबलाइट पे फोकस है। ट्यूबलाइट नहीं जल रही तो हम क्या करेंगे, ट्यूब को बदल देंगे, नई ट्यूब लगा देंगे। हद से क्या करेंगे, स्विच बोर्ड भी बदल देंगे। और पता लगा वायर गल गई तो वायरल भी बदल दी। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है अगर बिजली ही नहीं आ रही तो कहाँ से होगा। हाँ। तो बात यही होती है कि अगर आपके अंदर आपकी प्राणवायु ही नहीं है, जो मेन सेल्स होते हैं उसके अंदर अगर प्राण तत्व ही नहीं है, तो अगर पेनिट्रेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब भी वो प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो अपने इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाइए। और बहुत बड़ा प्यारा सा हमारा एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है जिसको वैदिक कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड बर्थिंग ऑल्टरनेट ऑफ आईवीएफ रखा है। इसको हम कहते हैं पिंड। तो उस पे हमने पिंड की शुद्धि पे काम किया है। जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमने उसमें बड़े मिराक्युलस रिजल्ट्स देखे हैं। जो उनके कहते हैं उनके इलेक्ट्रिसिटी पे हमने काम किया, वो बढ़ा और रिजल्ट्स एकदम से आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैम ये जो बोलते हैं ना कि इसका जो नेचुरल वे से जो है, मतलब इसका किस तरह से ट्रीटमेंट वगैरह, योग भी कुछ ऐसा है, कोई ऐसा योग का क्रिया वगैरह जिससे कि वो अपना जो है इसको हार्मोन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए, इसमें ये होता है कि हम इसमें कैप्सूल रेडी करते हैं, ठीक है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। सबसे पहले हम उनसे डिस्कशंस लेते हैं 1 to 1, उनकी केस हिस्ट्री ली जाती है, फिर उनसे रिलेटेड क्रियाएं सेट होती है। कुछ मेंटल क्रियाएं होती हैं, कुछ शारीरिक क्रियाएं होती हैं, कुछ मानसिक क्रियाएं होती हैं, उनको सेट किए थे। साथ के साथ मैं आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का भी इसमें हेल्प लेती हूँ। तो उनका करके एक प्रॉपर एक प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है और उनको वो बताया जाता है। फिर उससे रिलेटेड उनको एक ऋतुचर्या समझाई जाती है कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है। अब ये टाइम हो गया तो अब आपको ये वाली क्रिया करनी है, उसके बाद क्या क्या क्रियाएं करनी है। ये सारी चीजें हम पर्सन टू पर्सन बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक ही को दे दे। पहले केस हिस्ट्री ली जाती है हस्बैंड वाइफ की, तो उनके लिए प्रोग्राम स्पेशली उनके लिए बनाया जाता है, जो 15 से 20 दिन के बाद फिर दोबारा से चेंज किया जाता है। वाओ, बहुत ही अच्छा मैम, बहुत ही कम शब्द में आपने अच्छी तरह से आईवीएफ के बारे में बताया और मुझे पूरा विश्वास है हमारे श्रोताओं को इस आपके सलाह जरूर मानेंगे और इनसे जो उनकी समस्या है वो कहीं ना कहीं ये समस्या को सॉल्व करने में आपकी बातें उनको जरूर लाभदायक पहुंचेगा। मैम एक क्वेश्चन और है, ये कैंसर के इलाज के दौरान और उसके बाद मानसिक और शारीरिक कमजोरी बहुत बढ़ जाती है मैम। आपकी नज़र में योग, प्रामाणिक हीलिंग और सॉफ्ट कॉन्शियस थेरेपी कैंसर बीमारी और कैंसर रिकवरी में किस तरह सहायक होती है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए मैम? कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले कैंसर के ट्रीटमेंट को समझने के लिए आपको कैंसर को समझना पड़ेगा। कैंसर बेसिकली डेड सेल की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर है, वो एक ऐसे कॉर्नर पे पड़ा है जहाँ पे आप उसके नीचे रोज झाड़ू नहीं लगाते हैं। झाड़ू नहीं लगाएंगे, कुछ टाइम के बाद वहाँ कीड़े पड़ेंगे, फिर बाद में गंदगी शुरू हो जाएगी, स्मेल आएगी। तो ऐसी हमारी बॉडी के अंदर कैंसर की स्टार्टिंग होती है। हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट जो यूज नहीं हो रहा है और वहां पर ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली पहुंच ही नहीं रही है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, कुछ टाइम के बाद उस एरिया के अंदर वो पर्टिकुलर सेल्स बीमार होने लग जाएंगे
और जब वो बीमार होने लग जाएंगे वो धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देंगे, कहेंगे तो डेड हो जाएंगे, मृत अवस्था में आ जाएंगे। और जब एक सेल डेड होता है तो अपने साथ साथ आसपास के सेल्स को बहुत जल्दी डेड करने लग जाता है। तो जब ये डेड सेल की प्रॉब्लम बढ़ती है तो जब बढ़ते बढ़ते जब एक बड़ा रूप ले लेती है तो वो एक कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी कि सॉल्यूशन भी इसी के अंदर है इसका। अगर आपको कैंसर की प्रॉब्लम चल रही है या आप कैंसर सर्वाइवर है, ट्रीटमेंट के बाद की प्रॉब्लम है, तो कीमोज वगैरह इतनी हो जाती हैं, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो मैं दोनों के लिए बताती हूँ। अगर प्रॉब्लम चल रही है तो सबसे पहले अपनी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करिए, जैसे कि प्राण तत्व। कैंसर के दौरान और कैंसर के बाद के जो ट्रीटमेंट होती है उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप सिलेंडर लगा लो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, नहीं, वो वाला ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे, आपके रियल ऑक्सीजन की बात करिए, जिसके अंदर, क्योंकि आपके अंदर, जिसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं आपकी इम्यूनिटी, लेकिन यौगिक लैंग्वेज में बोलूं, आयुर्वेदिक लैंग्वेज में बोलूं तो उसको कहते हैं प्राणवायु। यानी कि आप अपने प्राणवायु को बढ़ाइए। अगर आप अपने प्राण तत्व को बढ़ाएंगे तो ये डिजनरेशन जो हो रहा है सेल का, या जो बॉडी ने इतना कुछ झेला उसके बाद जो डिजनरेशन हुआ है, वो अपने आप ही आपकी बॉडी हील करने लग जाएगी। इसके लिए कुछ बातों का खास करके आप ध्यान रखिएगा। एक तो जब भी आप अपनी डाइट के अंदर रफेजेस बहुत ज्यादा बढ़ाएं। अब रफेजेस का बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अंकुरित खाना हो गया, ठीक है। अब कोशिश करिए, कोशिश क्या, ये तो आप प्रण कर लो कि आप ऐसा खाना खाओगे जिसमें आप कच्ची हल्दी तो डाल सकते हो, कलर पाउडर वाली हल्दी मत डालना, अगर घर की है तो वो यूज कर सकते हो ना। नमक, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं उबला हुआ खाना, मिर्च मसाले वाला खाना बिल्कुल ना। फिर भी टेस्ट के लिए आप सेंधा नमक उसमें डाल सकते हो। टमाटर अगर मन है तो उसका बीज निकाल के आप उसमें डाल सकते हो। ऐसी सब्जी खाइए। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको मैं डाइट प्लान भी बता देती हूँ। मेक श्योर करिएगा 3 बार आपको अंकुरित खाना जरूर खाना है। अंकुरित खाना खाइएगा, जैसे कि आप जैसे सबसे बढ़िया जो माना गया है वो मोठ मानी गई है। मूंग की दाल कहते हैं, साबुत मूंग, उसको रात को पानी में भिगा लो, सुबह उसको निकालो। गर्मी का सीजन है तो बाहरी किसी प्लास्टिक के डब्बे में रख देना, वो एकदम से वो स्प्राउटेड होने लग जाएगा। और अगर सर्दी का मौसम है तो उसको बंद करके गर्म कपड़े में, मतलब पहले गर्म पानी किया, उसमें भिगोया, फिर निकाला, गर्म कपड़े मतलब कपड़े में लपेटा, प्लास्टिक के डब्बे में डाल दीजिएगा। अगले दिन से ही उसमें स्प्राउट्स होने लग जाएंगे, ठीक है। स्प्राउट्स आप 3 बार तो जरूर खाएं। इसके साथ साथ एक और है जिसे हम कहते हैं व्हीट ग्रास जूस, ज्वार का जूस बोला गया है, वो अपनी डाइट के अंदर डालिए। अब उसको बनाने का, जैसे आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर उसके पत्ते फैले हुए हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, सिकुड़े हुए पत्ते का होना चाहिए। तो इसका भी मैं बता देती हूँ कैसे करना है। 7 गमले लीजिएगा छोटे छोटे, ठीक है। पहले गमले में गेहूं डालिएगा, दूसरे गमले में दूसरे दिन डालिएगा, तीसरे गमले में तीसरे दिन डालिएगा। ऐसे 7वें गमले में जब आप डालोगे तो पहले गमले में ज्वार इतना उग जाएगा। तो जब ज्वार इतना उग जाएगा तो उसको काट लीजिएगा। उसको काट के या तो इसे चबा चबा के खा लो, या उसको मिक्सी में ग्राइंड करो, थोड़ा पानी डाल के उसका जूस बना के आप पीजिएगा। वो आपकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल बढ़ाएगा और वो आप मतलब सेल के अंदर जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में वो प्रोसेस करता है। तो ऐसे डेड सेल्स भी देखे गए हैं कैंसर के टाइम पे, उनमें दोबारा से कहते हैं ना प्राणवायु बढ़ जाती है, वो एकदम से एक्टिव होने लग जाते हैं। तो कैंसर के सिम्टम्स कम होने लग जाते हैं और साथ के साथ कैंसर के बाद की जो वीकनेस आती है ट्रीटमेंट के बाद की, वो भी रिकवरी होने लग जाती है। तो और साथ के साथ अब कुछ प्राणायाम भी आपको करने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें आपने पहले बनानी है विष्णु मुद्रा। राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस छोड़ी, वहीं से सांस ली, फिर रिंग फिंगर को बंद किया, दूसरे साइड से सांस छोड़ी, वहीं से सांस ली। फिर इस तरीके से आपने इसको करना है, कम से कम इसको आपने 20 मिनट तो करना है, बढ़ाते बढ़ाते 45 मिनट ले जाइएगा। जब आप 45 मिनट पे जाएंगे तो डे 1 काउंट करेगा, हर दिन आपको रिकवरी उसमें होने लग जाएगी। और योग की कुछ जेंटल एक्सरसाइजेज होते हैं, कुछ जेंटल आसनास होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करिएगा। सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, उनकी प्रैक्टिस करिएगा और आपको एक
चमत्कारिक पूर्ण रिजल्ट मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही कम शब्द में आपने इतना अच्छा से जो है कैंसर के बारे में भी आपने डिस्क्राइब किया। और मैम अब आप हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को, कि आपके जो 20 साल से ज़्यादा आपका अनुभव है योगा में, तो आप अपने किस तरह का महिलाओं को जो है अपना एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ टिप्स देना चाहेंगे, कोई मंत्र देना चाहें ऐसा, जिससे कि महिला लोग जो है बीमारी ना हो, है ना, बोलते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो कुछ ऐसा आहार कैसा होना चाहिए या कैसा मनस्थिति उन्हें बनाना चाहिए जिससे कि वो बीमारी ना हो और अच्छे हेल्थ वो जो है अपना अच्छा हेल्दी रहे और अच्छा स्वस्थ जीवन वो जी सके। मैम क्या सजेस्ट देना चाहिए? देखिए, मैं तो जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मैं सबको आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगी कि दवाइयों का तो सबसे पहले यूज़ ना करें। अगर आपको कोई भी बीमारी होती है तो उसको नेचुरली ठीक करने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि देखो, मैंने ये बोला क्योंकि ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं एलोपैथी की, बहुत सारे रिसर्च पेपर उसमें पब्लिश्ड हुए हैं कि आप खाते तो अपने गले के लिए, वो खांसी के लिए, लेकिन वो उसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं, वो जाते हैं सर्विक्स के म्यूकस को ड्राई कर देते हैं, जो ड्राइनेस क्रिएट करता है, जो कंसेप्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे मल्टीपल सीरीज है मेडिसिन की, तो एलोपैथी को तो बिल्कुल त्याग दें। और साथ के साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप 20s के अंदर हैं, ठीक है, यानी कि आपकी उम्र 30 साल से नीचे है, तो 30 साल से नीचे है तो अपनी डाइट के अंदर फॉलिक एसिड बढ़ाएं, ओमेगा 3 बढ़ाएं, ठीक है। अब जैसे फॉलिक एसिड बोलेंगे कि अलसी के बीज हुए, जिसको आलस बोला जाता है, उसको रेगुलर लें और उसमें चिया सीड्स इंक्लूड करके 2 बार, मतलब सुबह चम्मच डाली, पानी पी लिया, शाम को चम्मच डाली, उसकी 2 फाका बना के और ले लिया, ये अपने डाइट में डालें। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को डालें, जैसे कि पालक हुआ, गाढ़ी हरी पत्तेदार सब्जियां डालें, ये चीज़ का ध्यान रखें। और जितना ज़्यादा हो सके अपने ब्यूटी प्रोडक्ट से बचें, क्योंकि इसी एज के लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि बेटा रिसर्चेस इसमें ये बताती हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपने स्किन पे लगाया, पिंपल हुआ आपने लगा और इंस्टेंट उसने क्लीन कर दिया, इट मीन्स कि उसके अंदर स्टेरॉइड है। मेल के प्रोडक्ट है तो मेल स्टेरॉइड्स है, टेस्टोस्टेरोइन होगा उसके अंदर, फीमेल का है तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उसके अंदर होगा। तो मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें एक प्रॉपर सर्वे हुआ है यूरोप के अंदर, 2 कैटेगरीज रखी गई, एक कैटेगरी ऐसी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करे, एक कैटेगरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं यूज करे, फिर उनको ट्रीटमेंट दिया गया। तो जो कैटेगरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर रही थी उनमें रिजल्ट्स आए, लेकिन जो कैटेगरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज कर रही थी उनमें रिजल्ट्स नहीं आए। तो फिर उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करेगी तो पता लगा उनके अंदर बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स मिला रखे थे, जो स्किन पे लगाते हैं और स्किन से होते हुए अंदर चले जाते हैं, तो उनके ब्लड के अंदर ही वो हॉर्मोन्स बढ़ गए। तो जो चेंजेस और जो बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होनी थी वो टाइम से पहले होने लगी। जब टाइम से पहले होने लगी तो सारी चीज़ों के अंदर यहीं से गड़बड़ी शुरू हो गई। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं उन लेडीज़ के पास जो 30s के बाद की हैं, यानी कि 45 साल तक की लेडीज़ हैं। इन सारी लेडीज़ को ये ध्यान रखना है, एक तो खाने पे अपना कंट्रोल करें, तला भुना खाना ना खाएं। और क्योंकि लोग एयर फ्राई बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो एयर फ्राई का एक केस आया था मेरे पास कि भाई समोसा खरीदा मार्केट से, घर में रखा और घर में रख के अब रख लिया, सूख गया, चलो जी अब उसको एयर फ्राई में डाला, गर्म करके खा गए। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि जब वो डीप फ्राई होता है ना, तो डीप फ्राई होते वक्त समोसे का में जो तेल जाता है वो अंदर बैठ जाता है। वो ऊपर से तो ड्राई हो जाता है लेकिन वो अंदर बैठा रहता है, हमें लगता है ड्राई, आलू वगैरह जो होता है उसमें बैठ जाता है, कि वो अंदर ही बैठा पड़ा है, उनके अंदर सोक हो गया है। लेकिन जब आप एयर फ्राई करते हो तो एयर फ्राई भी इतना हाई टेम्परेचर पे जाके टेम्परेचर नहीं बढ़ाता जिससे वो जो तेल जो अंदर चिपचिपा पदार्थ है जो अंदर बैठे वो बाहर निकल ही नहीं पाता। तो हमें लगता है ड्राई, जबकि वो ड्राई नहीं होता, वो अंदर आतंकवादी घुसा बैठा है आपके घर में, आप उसे खाओगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब चीजें ना खाएं, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने फैक्टर्स बताए थे, ये एज के फैक्टर्स होते हैं जब बॉडी के अंदर ड्रास्टिकल हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप अच्छे से योग ध्यान नहीं कर रहे हो,
तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स और ऐसी एनर्जीज एक्टिव होंगी जो डीजनरेशन शुरू कर देती हैं। तो वो एक्टिव होती है, तभी लेडीज को मेंस्ट्रुअल इश्यूज आने लग जाते हैं। और उस टाइम पे ब्लंडर ये होता है कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव शुरू कर देते हो 21 डेज की। तो अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव शुरू करी तो डॉक्टर का पहला डायलॉग यही होता है कि भैया अब आपके शादी हो गई है, बच्चे हो गए, बच्चा प्लान करना है? जी नहीं। तो फिर जब प्लान ही नहीं करना, 3 महीने से ब्लीडिंग हो रही, तो यूट्रस को निकलवा ही दो। नेक्स्ट डायलॉग उनका। इसीलिए ज्यादातर लेडीज का 40 के लपेटे के अंदर ही यूट्रस रिमूव हो जाता है और अर्ली मेनोपॉज हो जाता है। तो प्लीज ये सब ना करें। अब आते हैं उन लेडीज के साथ जो 40 के बाद की है, यानी कि 50 के लपेटे में आ गई हैं, मेनोपॉज हो चुका है। तो इसको हम ये पोस्ट मेनोपॉजल फेज कहते हैं। तो इस टाइम पे तो आपको खासकर अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो नेचुरल केज है वो केज तो खत्म ही हो गया, मतलब आपका जो सुरक्षा कवच तो खत्म हो गया। तो आपको डायबिटीज, थायराइड, बैक पेन, शाटिका, मल्टीपल कोई सी भी प्रॉब्लम होने के 90% चांसेस है। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, प्रॉपर योग ध्यान करिए, आप बिल्कुल फिट है, आपको एलोपैथी दवाइयों की जरूरत। खाना यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लोकल चुने। ये नहीं कि रह रहे हैं आप नोएडा में आसपास मिल रहा है संतरा, अमरूद, लेकिन आप खाओगे जी ड्रैगन फ्रूट, कीवी। तो ड्रैगन फ्रूट और कीवी आपके हॉर्मोन्स के लिए नहीं बना है, क्योंकि जब नेचर हमें बीमार करती है तो उसकी दवाई आसपास ही उगाती है। तो आसपास की चीजों, लोकल फ्रूट और वेजिटेबल्स खाएं, देसी खाना खाएं, हेल्दी रहें। वाह, थैंक यू वेरी मच मैम। आपने जो है हमारे पॉडकास्ट चैनल में आके और इतना अच्छा से आपने सही चीज़ों को, सभी हमारे जो क्वेश्चंस वगैरह थे उनको अच्छी तरह से आपने हैंडल किए। और मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर नेहा मैम हमारे सोशल मीडिया में भी हैं। यदि आप नेहा मैम से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो इनका डॉक्टर नेहा वशिष्ठ के आप सर्च कर सकते हैं गूगल में। इनका यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी में हैं ये। द योगा गुरु इंस्टीट्यूट्स नोएडा सेक्टर 52 में है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, लोकेशन वगैरह, आप उनका नंबर वगैरह भी आप सर्च कर सकते हैं। बाकी नीचे दिए हुए नंबर पे आप डायरेक्ट नेहा मैम से भी बात करके, आप किसी तरह का कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं किसी बीमारी को लेके या योग को लेके, तो आप इनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आपको बता दें कि डॉक्टर नेहा मैम ने कई सारे योग पर इन्होंने बुक्स वगैरह भी लिखे हैं, डाइट चार्ट्स वगैरह भी ये जो है शेयर करते हैं। और काफ़ी अच्छा बुक्स जो है इनके मार्केट में सेल हो रही है। आप चाहें तो इनका बुक्स आप देख सकते हैं, वो भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, अमेज़न में और कई सारे प्लेटफॉर्म पे जो है इनकी बुक्स वगैरह मिलते हैं। तो इसी तरह से आपसे फिर दोबारा मिलने के साथ, आज के साथ आने वाले समय में फिर हम कुछ एक नए किरदार के साथ, नए गेस्ट के साथ, आप लोग के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्ते।